हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और ये जो सिलेबस है बायोलॉजी का, बाय कीपिंग दोज पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जहाँ हमें नीड एम्स इस टाइप के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम यहाँ पे इस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो एंटायर सिलेबस है हमारा, हम इसे प्री फाउंडेशन कहते हैं। ओके, सो नाउ वी आर लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज एस्पिरेंट बैच। इसके बारे में आपने देखा है, पता होगा आपको, एस्पिरेंट बैच हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस बैच में हम पहला टॉपिक जो है बायोलॉजी के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो है हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ये एक यूनिट स्टडी किया है। ओके, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल, मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल, ये जो अलग अलग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने लास्ट ईयर स्टडी किए थे। अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके जाएंगे एंड इन रिलेशन विथ सेल हमें अभी कुछ नए कंसेप्ट स्टडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारा आता है, द कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये एंटायर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम वही से ही शुरुआत करेंगे जहां पर हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक को छोड़ा है। ओके, स्टार्टिंग विथ द पर्टिकुलर थ्योरी कॉल्ड एज द सेल थ्योरी। इसे हमने लास्ट ईयर स्टडी किया है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। And in case of cell theory, we know that there are multiple type of postulate. काफी अलग अलग टाइप के postulate है, given by 3 different type of scientists. 3 अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट है, चिल्ड्रेन, स्वॉन एंड रुडोल्फ विर्चाव। ओके, इन तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो था, उस कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक सेल थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इस सेल थ्योरी में हमारे पास प्रेजेंट है अलग अलग पॉस्टुलेट्स, जिन्हें कहा है हमने पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। काफी सारे पॉस्टुलेट यहाँ पर हैं। तो आउट ऑफ दिस मल्टीपल पॉस्टुलेट, जितने भी अलग अलग पॉस्टुलेट यहाँ पर प्रेजेंट है, आउट ऑफ दिस पॉस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो है, जहां पर ये पूरा एंटायर टॉपिक बेस्ड है हमारा। ओके, the postulate given by a scientist Rudolf Virchow। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर postulate रुडोल्फ विर्चाव ने यहां पर दिया था रिगार्डिंग द सेल। क्या है वो स्टेटमेंट? omnis cellula e cellular। ओके, इन लैटिन रुडोल्फ विर्चाव का ये स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम स्टडी किया है, omnis cellula e cellular। और इसका मीनिंग भी हमने देखा था। मीनिंग ऑफ दिस omnis cellula e cellular, द postulate given by रुडोल्फ विर्चाव, every new cell arises from pre-existing cell। ओके, क्या है इसका मीनिंग? एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द pre-existing cell एंड दिस एंटायर प्रोसेस, जहां पर एक ऑलरेडी प्रेजेंट रहने वाले सेल में से प्री एग्जिस्टिंग सेल से कोई भी नया सेल तैयार होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को हमने सेल डिवीजन कहा है। और ये किस लिए जरूरी है यहाँ पर? इट इज नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसलिए जरूरी है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स है
ठीक है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। दीज लाइफ फॉर्म इंक्लूड यूनिसेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक अलग अलग लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है। और ये सभी लाइफ फॉर्म्स जो है इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इज द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है? रिप्रोडक्शन का। इसे भी हमने स्टडी किया है। द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक 5 अलग अलग फंडामेंटल टाइप के कैरेक्टर हमने स्टडी किए थे। ग्रोथ, देन लोकोमोशन, देन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड सेंस। तो यहां पर एक कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। में भी रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग टाइप से होगा। पहला असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो भी अलग अलग लाइफ फॉर्म है, बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ फॉर्म प्रोड्यूसेस देयर न्यू प्रोजेनी। ठीक है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस और गोइंग टू फॉर्म एंटायरली न्यू प्रोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म की नई प्रोजेनी यहाँ पर तैयार होती है। और इसी वजह से जो भी अलग अलग स्पेसीज है, डिफरेंट स्पेसीज में लाइफ कंटिन्यू होती है। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इन डिफरेंट स्पेसीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर्मेशन ऑफ एंटायर न्यू प्रोजेनी। यही कैरेक्टर हमें प्लांट में दिखाई देता है, यही कैरेक्टर एनिमल में भी दिखाई देता है। रीजन क्या है इसके पीछे? रिप्रोडक्शन का रीजन है। ठीक है, अब चाहे सेक्सुअल मेथड से हो या असेक्सुअल मेथड से, द जर्नी ऑफ न्यू प्रोजेनी, इस न्यू प्रोजेनी में जो भी इंडिविजुअल प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया है, कोई भी है, द रिप्रोडक्टिव जर्नी, रिप्रोडक्शन के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ का जर्नी स्टार्ट होगा, दिस जर्नी बिगिंस विथ अ सिंगल सेल कॉल्ड एज जाइगोट। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम अभी डिस्कस करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मोड। यहाँ हम हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल मेथड से होगा। अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है तो वी नो दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा and this formation of gamete later on when gamete from both the parent, दोनों पेरेंट से, मेल पेरेंट से तैयार होने वाले मेल गैमेट है, फीमेल पेरेंट से तैयार होने वाले फीमेल गैमेट है। और जहां पर भी ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट आफ्टर देयर फॉर्मेशन क्या होगा? इनमें फ्यूजन, and after their fusion के बाद they will result in the formation of zygote। क्या होता है? zygote, and this zygote is unicellular। क्या होगा ये zygote? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी यूनिसेल्यूलर जाइगोट से later on we have development of entire organism। ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है ये जाइगोट? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और इसी यूनिसेल्यूलर जाइगोट से एक एंटायर अडल्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। In case of plant and in case of animal,
the entire adult organism develops from a single cell zygote. कैसा है ये? सिंगल सेल. हमारे बॉडी में इन केस ऑफ ह्यूमन ऑल्सो ये बॉडी भी डेवलप होती है बस एक सेल से, द सेल ऑफ जाइगोट. तो किस तरह से होगा? जाइगोट तो सिंगल सेल है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. इट इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन. ये जो सिंगल सेल जाइगोट है, दिस जाइगोट undergo repeated cell division. We have cell division of zygote. इस जाइगोट में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो गए और जिस तरह से सेल डिवीजन होते हैं, द न्यूली सिंथेसाइज सेल, जो भी नए तैयार होने वाले सेल है, ये सभी सेल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. चाहे उसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गन लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, वहां पर एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म कंटेन बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स. ठीक है. बिलियन ऑफ सेल, मिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सभी सेल कहां से आएंगे? ओनली फ्रॉम अ सिंगल सेल. चाहे आज हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में प्रेजेंट है या कोई प्लांट मल्टी सेल्यूलर दिखता है हमें, बट डायरेक्टली मल्टी सेल्यूलर के स्टेट में तैयार होता है? नहीं. एवरी ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. बस एक सेल ऑर्गेनिज्म में होगा. ठीक है. और इसी सिंगल सेल से एंटायर अडल्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ये किस वजह से होता है एंटायरली? इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. किस वजह से होगा? प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. एंड हेंस दिस सेल डिवीजन इज अ सेंट्रल प्रोसेस. इसे हम कहेंगे सेंट्रल प्रोसेस in the life of a cell. A central process in the life of cell. किसी भी सेल के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रलाइज्ड जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है जहां पर हम साइटोलॉजी स्टडी करते हैं, इससे पहले हमने सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया है, वहां पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स स्टडी किए हैं. जो भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स है, इन अलग अलग ऑर्गेनेल्स के भी फंक्शन स्टडी किए हैं. स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल हमने कंप्लीट किया है पहले पार्ट में इन पार्ट ऑफ साइटोलॉजी. एंड आफ्टर दैट हमें ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी यहाँ पर स्टडी करना है. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो यह तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. द इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो इस यूनिट में हमें क्या स्टडी करना है, ये यूनिट कहाँ पर रिलेटेड है, इसके बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट कहाँ पर जाके जुड़ते हैं, इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. ओके. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. और इस यूनिट में हमें दो फंडामेंटल कंसेप्ट है. पहला कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल एंड द सेकंड कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन. टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स जो हम इस यूनिट में स्टडी करना है. ठीक है. तो आज हम इसके पहला जो कंसेप्ट है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल, इस कंसेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. What does it mean by cell cycle? सेल साइकिल किसे कहा जाएगा? ठीक है. So this cell cycle
इसे हमें अभी डिफाइन करना है। डिफाइन कैसा करेंगे? सेल साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ all the events, okay, in simple terminologies में सेल साइकिल किसे कहा गया है? कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट ऑकर in the life of a cell. ठीक है, जो भी एक सेल का लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसी लाइफ साइकिल को कहा गया है सेल साइकिल. सो इन शॉर्ट, सेल साइकिल corresponds to the life cycle of a cell. क्या रिप्रेजेंट करेगा सेल साइकिल? इट रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल. कहां से? फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, जहां पर ये सेल तैयार होते हैं, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ दैट सेल, और इसे ही हम कह सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ दैट सेल, जहां पर ये सेल तैयार होता है या जहां पर ये सेल प्रोड्यूस किया जाता है, वहां से लेकर अप टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स दैट आर द डॉटर सेल्स. इसकी साइकिल कहां पर जाकर कंप्लीट होती है? ये तैयार होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, वहां से लेकर फिर से दिस सेल, इसकी लाइफ साइकिल कहां जाकर कंप्लीट होगी? आइदर इट विल गेट डिवाइड, दैट इज ए डिवीजन. अगर इसमें डिवीजन होता है तो we get formation of daughter cell. यहां पर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ये पहला ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन, जिस सेल डिवाइड नहीं होगा और इसकी होगी सेल डेथ. ये दो ऑप्शन होते हैं एक लाइफ साइकिल के कंप्लीशन में. एक जनरलाइज्ड सेल का अगर लाइफ साइकिल देखें तो इस तरह से दिखता है. लाइफ साइकिल में बेसिक दो इवेंट क्या है? पहला, बाय द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. एक पर्टिकुलर सेल जब तैयार होता है, कहां से तैयार होगा? अराइज फ्रॉम द पेरेंट सेल, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्या कहेंगे हम इसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट होता है. और यही हमें रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया है सेल थ्योरी में, ओमनिस सेलुलाई सेलुला. चाहे कोई भी नए सेल हो, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और इसी प्री एग्जिस्टिंग सेल को कहा जाता है बच्चों पेरेंट सेल. इट इज रेफर्ड एज पेरेंट सेल. ठीक है. सो फ्रॉम दिस पेरेंट सेल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो पहले से प्रेजेंट रहने वाले सेल्स से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पेरेंट सेल से, इन्हीं पेरेंट सेल से वहां पर नए सेल फॉर्म होते हैं. ये नए सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है. तो किसी भी सेल की जो लाइफ साइकिल है, ये शुरू कहां से होती है? द लाइफ साइकिल ऑफ एवरी सेल बिगिंस विथ द प्री एग्जिस्टिंग सेल. उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी जहां से ये सेल तैयार हो. एंड आफ्टर देयर फॉर्मेशन, उन सेल का फॉर्मेशन होने के बाद या उनका प्रोडक्शन होने के बाद, उस एक सेल के लाइफ में जो भी इवेंट ऑकर होंगे, इन सभी इवेंट को कलेक्ट करने के बाद क्या मिलता है हमें? एक सेल साइकिल मिलता है. ठीक है. अब ये सेल साइकिल जो टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, हॉवर्ड
एंड पेले, दो अलग अलग साइंटिस्ट है, पहले हॉवर्ड एंड पेले। दे स्टडी द जर्नी ऑफ सेल, ये जो सभी सेल है इनका जर्नी इन्होंने स्टडी किया है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज किया। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, इसका नाम याद रखना बच्चों हमेशा, विसिया फैबा। क्या कहा इसे? विसिया फैबा। दिस विसिया फैबा इज अ टाइप ऑफ बीन प्लांट। स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीन प्लांट। इस प्लांट को इन दो साइंटिस्ट ने, हार्वर्ड एंड पेले, इन्होंने यूज किया एज मॉडल ऑर्गेनिज्म। ओके, दे सिलेक्ट दिस प्लांट विसिया फैबा। और बीन प्लांट एक स्पेसीज है बीन प्लांट की, विसिया फैबा कहा गया इसे। इस प्लांट को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी किया है और इसे सिलेक्ट करने के बाद इस प्लांट में इन्होंने सेल साइकिल डिस्कवर किए, किस तरह से ऑकर, वहां पे क्या क्या इवेंट ऑकर होते हैं मेनली। ठीक है, मॉडल ऑर्गेनिज्म, ये नाम हमेशा याद रखना है आपको। यहाँ पे पहला, टू टाइप ऑफ साइंटिस्ट, हॉवर्ड एंड पेले। कब डिस्कवर किया इन्होंने? इन द ईयर 1952। ओके, 1952 में इन्होंने इस सेल साइकिल का मैकेनिज्म डिस्कवर किया है, या एक टर्म कॉइन की है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के इवेंट्स के लिए इन्होंने टर्म कॉइन की थी। इन द जर्नी ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, और इसी इवेंट के कलेक्शन को इन्होंने क्या नाम दिया है बच्चों? सेल साइकिल, ये नाम दिया है। ठीक है, तो हमें अभी ये सेल साइकिल देखेंगे क्या है और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इस सेल साइकिल। So from the parent cell, इस पेरेंट सेल से नए सेल तैयार होंगे। किस मैकेनिज्म से? बाय द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन ये मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से प्री एग्जिस्टिंग सेल नए सेल्स तैयार करते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म्स द न्यू सेल इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो एंटायरली नई तैयार होने वाली प्रोजेनी है सेल्स की, these new cells starts their life cycle। ये नए सेल्स अभी उनकी लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो भी इवेंट आते हैं इनके लाइफ साइकिल में, यहाँ इन सभी इवेंट को कलेक्टिवली एक साइकिल के फॉर्म पे हमें स्टडी करना है, साइकिल के फॉर्म पे देखना है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं इसे, इस साइकिल को ड्रॉ करना। किस तरह से ये साइकिल प्रेजेंट होगा देखिए, द टाइप ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट। So the life cycle of any cell, किसी भी सेल का जो लाइफ साइकिल होता है, इस लाइफ साइकिल को अलग अलग फेजेज में डिवाइड किया जाएगा। इट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फेजेज। मेनली इन द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ सेल, इस सेल के लाइफ के जर्नी में आने वाली जो भी फेजेज है इनका एक कलेक्टिव ग्रुप बनेगा और इस आउटलाइन के स्ट्रक्चर में एक सेल का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब सेल के लाइफ साइकिल में जो है बच्चों बेसिकली दो फेज होते हैं जो इवेंट है। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं?
डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इन सभी इवेंट्स को ग्रुप करने के बाद 2 फेज तैयार होता है। सो इन लाइफ साइकिल पहला फेज जो होता है इसे कहा जाता है इंटरफेज। क्या कहेंगे हम इसे? इंटरफेज कहेंगे। बस अभी नाम ध्यान में रखना है आपको। पहला फेज क्या है? इंटरफेज। इंटरफेस कैसे कहेंगे? द फेज ऑफ अ सेल और इट इज अ पर्टिकुलर स्टेज। ये एक स्टेज है या फिर एक फेज है जहां पर सेल्स रिमेन इन नॉन डिवाइडिंग फेज। जहां पर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट हो गए उसे क्या कहा जाएगा? इंटरफेज। तो इस पैरेंट सेल से तैयार होने वाले जो भी सेल है, दीज सेल, अब इनकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट। ओके, इस पैरेंट सेल की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल इस सेल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो डिवाइड होगा या तो डेड होगा। ठीक है, आइदर इट विल गेट डिवाइड और इट विल गेट डेड। अगर ये सेल डिवाइड होता है तो पेरेंट सेल से क्या तैयार होंगे? यहां पर पेरेंट सेल से तैयार होते हैं डॉटर सेल्स, दैट आर द न्यू सेल्स। ओके, डॉटर सेल्स और न्यू सेल। अब ये जो भी डॉटर सेल है या जो भी न्यू सेल्स है उनकी लाइफ साइकिल यहां से स्टार्ट होती है। तो जो सभी नए तैयार होने वाले सेल्स है दैट आर ऑल द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल और न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जितने भी सेल्स नए तरीके से तैयार किए जाएंगे फ्रॉम देयर पेरेंट सेल, ये डायरेक्टली उनके लाइफ साइकिल के पहले फेज में आएंगे। अब उनकी अपनी खुद की लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डॉटर सेल्स की लाइफ साइकिल, और ये सभी डॉटर सेल उनके लाइफ साइकिल के पहले फेज में आएंगे जिसे कहा जाता है इंटरफेज। एंड दिस इंटरफेज कंटेन 3 मोर सब फेजेज एट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, इस इंटरफेज में भी 3 अलग अलग सब फेजेज हैं। न्यूली फॉर्म सेल डायरेक्टली सब फेजेज होंगे बच्चों। यहां पर पहला सब फेज, 3 अलग अलग सब फेजेज है, G1 सब फेज, S सब फेज एंड G2 सब फेज। इन तीनों को मिला के जो बनेगा इसे कहा जाता है इंटरफेज। ये एक कलेक्टिव टर्म। ठीक है, इंटरफेज रिप्रेजेंट अ टाइम और अ जर्नी फ्रॉम G1 फेज टू G2 फेज। ये इतना जो भी टाइम है इसे सेल साइकिल का, उसके लाइफ का, दिस एंटायर टाइम इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। क्या कहेंगे यहां पर हम इसे? इंटरफेज कहेंगे। ठीक है, सो जब भी किसी नए सेल की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, वो नया सेल अपने लाइफ साइकिल में सबसे पहले कौन से फेज में एंटर करेगा? इट विल एंटर इन द इंटरफेज डायरेक्टली। और इसी इंटरफेज में 3 अलग अलग सब फेजेस प्रेजेंट हो गए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसे ही कहा गया है नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होते हैं। इट इज अ नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ अ सेल, जहां पर सेल डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे फिर से 3 सब स्टेजेस है। पहली सब स्टेज द G1 फेज, दूसरी सब स्टेज
द एस स्टेज, तीसरी G2। ओके, अब इनके नाम देखते हैं, G1 G2 और S क्या है। यहां पर जो G1 है इसे कहा जाता है गैप फेज फर्स्ट। क्या कहेंगे, गैप फेज फर्स्ट, और इट इज नोन एज फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। इसके डिटेल्स हम आगे स्टडी करेंगे क्या होता है, अभी बस आपको नाम याद रखना है। G1 फेज का मतलब क्या कहेंगे इसे, गैप फेज फर्स्ट या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। S फेज इसे कहा जाता है सिंथेटिक फेज। क्या कहेंगे इसे, सिंथेटिक फेज। एंड जब G2 फेज, अब इसे कहा जाएगा गैप फेज सेकेंड। और सेकेंड ग्रोथ पीरियड। गैप फेज सेकेंड और द सेकेंड ग्रोथ पीरियड। इस टाइप से इन तीनों को मिलाकर, तीन अलग अलग फेजेस को मिलाकर क्या बनता है हमारा, इंटरफेज बनेगा। आ गया ध्यान में? ओके, अब यहां पर फिर से ये कंप्लीट करने के बाद बाकी का जो टाइम है, बाकी का जो फेज है इस सेल का, इसे कहा जाता है बच्चों एम फेज। क्या कहा इसे हमने, एम फेज दूसरा। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा फेज, कहा है हमने इसे एम फेज, जहां पर सेल्स आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग स्टेज। जहां पर सेल्स कहां प्रेजेंट होंगे, डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट होंगे। इस स्टेज को कहा जाता है एम फेज। आ गया में? अब इस एम फेज, जैसे यहां पर इंटरफेज में 3 सब स्टेजेस है, यहां पर एम फेज में भी 2 सब स्टेजेस प्रेजेंट होंगे, सब फेजेस होंगे। यहां पर जो पहली सब फेज होती है बच्चों, द फर्स्ट सब फेज, इट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। क्या है, कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड सब फेज साइटोकाइनेसिस। 2 सब फेजेस होंगे यहाँ पर। पहली सब फेज, इसे हमें कहना है कैरियोकाइनेसिस, जो सेकेंड सब फेज है इसे कहना है साइटोकाइनेसिस। सो ओवरऑल इस एम फेज में भी, इस एंटायर एम फेज जो यहां से स्टार्ट होगा, ओके, इस एंटायर एम फेज में अगेन देयर आर 2 टाइप ऑफ सब फेजेस। फिर से 2 सब फेज हमें देखने मिलेगी। पहली सब फेज, इट इज रेफर्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ये बड़ा होगा साइटोकाइनेसिस से। ओके, इस सब फेज को क्या कहेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस। और जो दूसरा सब फेज है इसे कहा जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो फिर से हमारे पास 2 अलग अलग सब फेजेस आ गए। पहला सब फेज कैरियोकाइनेसिस, दूसरा सब फेज साइटोकाइनेसिस। कहां पर, इस एम फेज में। इन्हें मिलाकर एक सेल साइकिल होती है,
कंप्लीट। अगर हमें तो क्या है एक सेल साइकिल में फेज, हम इसे फेज के तौर पर स्टडी करते हैं। देखिए एक बार बोर्ड को अच्छे तरीके से कौन से फॉर्म में स्टडी करेंगे हम इसे, इन टर्म्स ऑफ फेजेस। ओके, एंड व्हेन वी स्टडी इट इन टर्म्स ऑफ फेजेस, तो यहां पर जब भी कोई नया सेल तैयार होगा, द न्यू सेल कहां पर आएगा, डायरेक्टली इंटरफेज, यानी नए सेल की लाइफ साइकिल इस डॉटर सेल की या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल की लाइफ साइकिल कहां से शुरू होगी, डायरेक्टली एस फेज से ही जाकर शुरू होगी। यहां पर 3 सब फेज हो रहेंगे, इसके डिटेल हमें पढ़ना भी है, ठीक है। वो पहले सिर्फ साइकिल को समझना है। क्या है सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज में 3 सब फेजेज। पहले आएगा हमारा जीवन फेज, जीवन फेज को क्या कहा है, गैप फेज फर्स्ट और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा एस फेज, इसे कहा है सिंथेटिक फेज। इसके बाद आएगा G2 फेज, इसे हमने कहा है गैप फेज सेकेंड और सेकेंड ग्रोथ पीरियड। इन 3 सब फेजेस को मिलाकर क्या तैयार होगा हमारा पहला इवेंट, फर्स्ट मेजर इवेंट। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं, इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेजर एंड माइनर। सो 2 मेजर इवेंट होंगे, पहला इंटरफेज, दूसरा मेजर इवेंट एम फेज। अब इस मेजर इवेंट में भी माइनर इवेंट्स होते हैं, जैसे इंटरफेज में 3 माइनर इवेंट, G1 फेज, S एंड G2 फेज। इसी तरह से एम फेज में भी 2 माइनर इवेंट होंगे, पहला माइनर इवेंट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इवेंट साइटोकाइनेसिस। अगर हमें अब यहां पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इन दोनों को मिला के बनता है डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है। इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग स्टेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2। सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस आएगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आएगा, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के बनेगा डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है, तो अभी के लिए हमें बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। क्या है, एक सेल के लाइफ साइकिल में एकदम ब्रॉडली, ठीक है, वी आर टॉकिंग ब्रॉड, बड़े लेवल पे 2 मेजर इवेंट आते हैं या 2 मेजर फेज आते हैं। पहले फेज में सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, और जो भी नए तैयार होने वाले सेल, ठीक है, कौन से सेल, न्यूली फॉर्म्ड सेल, कहां से आएंगे, प्रीवियस फेज से। These newly formed cells डायरेक्टली एंटर होंगे कहां पर, इस इंटरफेज में। चाहे वो सेल हमारे बॉडी में है या किसी और एनिमल के बॉडी में है या किसी प्लांट के बॉडी में है, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में चाहे कोई भी सेल नया तैयार होने वाला हो, वो सेल हमेशा अपनी लाइफ साइकिल के कौन से फेज में एंटर करेगा, ऑलवेज एंटर्स इन द इंटरफेज। वो कभी भी डायरेक्टली डिवाइडिंग फेज में नहीं जाएगा। ओके, ये अभी हमें जनरलाइज समझना है। बाकी जैसे जैसे हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट हमें और स्टडी करना है। सो ईच एंड एवरी न्यूली फॉर्म सेल, कोई भी नया तैयार होने वाला सेल अपनी लाइफ साइकिल कहां से शुरू करता है, इंटरफेज से। और इस लाइफ साइकिल में ये सेल इन 3 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरेगा, 1 बाय 1 सीक्वेंशियली आएंगे, ठीक है। G1 पहले आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद G2 आएगा, ये आगे पीछे नहीं होंगे।
कैसे आएंगे ये? सिक्वेंशियल, वन आफ्टर अनदर, और इनका सीक्वेंस हमेशा इसी तरह से रहता है, कॉमन है, यूनिवर्सल है इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड ऑल टाइप ऑफ एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मेथड। जो प्लांट और एनिमल सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये एंटायर इंटरफेस का जो सीक्वेंस है बच्चों, ये यही रहेगा। नया सेल जो भी तैयार होगा सबसे पहले कौन से फेज में जाएगा? जीवन फेज में जाएगा। जीवन के बाद कौन से फेज में जाएगा? एस फेज में जाएगा। एस फेज के बाद G2 फेज में जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी नया तैयार होने वाला सेल डायरेक्टली G2 फेज में आ गया हो, या डायरेक्टली एस फेज में आ गया हो, या फिर डायरेक्टली एम फेज में आया हो। नहीं, दिस सेल साइकिल इसी क्लॉकवाइज मैनर में रन करेगा, जिसका बिगिनिंग कहां से होगा? G1 फेज से। एवरी न्यू सेल यही आकर एंटर होते हैं। आगे ध्यान में, इसके बाद आता है हमारा एम फेज। यहां पर भी ये दो है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो जब तक कोई भी सेल इस इंटरफेज में प्रेजेंट है या फिर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में प्रेजेंट है, सेल डिवाइड नहीं करेगा। अब वो सेल पे डिपेंड है कि वो कितने समय तक इंटरफेज में रहेगा। कुछ सेल कुछ मिनटों के लिए इंटरफेज में रहेंगे, कुछ सेल एंटायर लाइफ स्पैन के लिए इंटरफेज में रहेंगे। ठीक है, ये बाकी कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। अलग अलग सेल पर या अलग अलग कंसेप्ट डिपेंड होते हैं। अलग अलग सेल में लाइफ साइकिल का जो आउटलाइन है, जो फ्रेमवर्क है, वो इसी तरह से है, बस इसमें कुछ माइनर चेंजेस आते हैं। यही हमें इस यूनिट में स्टडी करना है, हमारे पहले कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तो बस हो गया हमारा एक आउटलाइन। इसे हमने अभी डिटेल में स्टडी नहीं किया है कि जीवन फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट ऑकर होते हैं। एस फेज में सिंथेसिस होता है, किस टाइप का सिंथेसिस है। G2 फेज में क्या होता है, और इस एम फेज में जहां दो सब फेजेज है हमारे लिए, कैरियोकाइनेसिस हमारी पहली सब फेज है, साइटोकाइनेसिस हमारी दूसरी सब फेज है। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में बना लीजिए, एंटायर सेल साइकिल का डायग्राम। वैसे तो नोट्स में ये दिया है, इस ऐप पर नोट्स भी अपलोड किए जाएंगे। ओके, और जो अपलोड किए जाने वाले नोट्स है, इसे भी आपको रीड करना है। उसी के साथ यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कंटिन्यूअस हमारे जो लेक्चर होते हैं यहाँ पर, इसे भी आपको लाइव अटेंड करते समय या फिर जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, इसे ध्यान से सुनना है। ईच एंड एवरी वर्ड आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट के लिए। इसे बस हमें लर्न करना और छोड़ देना, इस तरह से नहीं करना। किस लिए करते हैं हम इसे? कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। और यही कंसेप्ट बिल्डिंग जरूरी है 11th एंड 12th, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ओके, हमें इसका बेस तैयार करना है, फाउंडेशन तैयार करना है, अ सॉलिड फाउंडेशन, अ सॉलिड बेस, जहां पर वो एंटायर बिल्डिंग हमें बिल्डअप करना है। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन करते हो या चाहे आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, दोनों केस में ये हमें स्ट्रांगली बिल्डअप करना है। ठीक है, तो आप आज ही इसका वीडियो देखोगे। वीडियो देखने के बाद जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उस नोट्स को रीड करोगे, और इसके साथ हमारा एक पैटर्न चलेगा बच्चों। ठीक है, ये एक एंटायरली न्यू पैटर्न है। ये पैटर्न आपको हमारे सिटी में कहीं और देखने नहीं मिलेगा। नोबडी इज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ये हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सिटी में। यहाँ आपको DPPs मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स शीट्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट। वीकली 2 या 3 जितने टॉपिक उस वीक में कवर होते हैं, उस हर टॉपिक पर आपको DPP दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन। अलग अलग DPP में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे।
किसी डीपीपी में 25 रहेंगे, किसी डीपीपी में 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होता है आपको उस टॉपिक पर डीपीपी सॉल्व करना है। ये आपको बाय मोबाइल ऐप, जो ऐप है इस ऐप में आ जाएगा। चाहे तो आप क्लासेस पर विजिट करके इसके हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। वैसे तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए ही है पीडीएफ फॉर्मेट में। इफ़ यू विश क्लासेस पर आइए, इसका हार्ड कॉपी ले लीजिए। डीपीपी का भी प्रैक्टिस हमें करना है। इसी के साथ आपके जो टेस्ट है ये वीकली टेस्ट होंगे, अलग अलग टॉपिक पे कंबाइंड टेस्ट होंगे, एंटायर एमसीक्यू सीरीज जो पैटर्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किया जाता है, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इन सिटीज में जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है हम इसी पैटर्न पर अभी वर्क करेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में क्या करना है, तो इसे सीरियसली कीजिए, एंटायर टॉपिक को लर्न कीजिए, अपने इंडिविजुअल कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। यहाँ पर हमारा टारगेट है, इस एस्पिरेंट बैच का टारगेट है, जब भी आप 11th या 12th में जाओगे वहां पर जो सिलेबस है नीट एंड जेईई 40% ऑफ कंटेंट बेसिक एंड एडवांस, जहां दोनों भी आएगा, बेसिक भी है और इसी के साथ एडवांस कंटेंट भी है। ये 40% फाउंडेशन यहीं पे ही आपका बिल्डअप हो जाएगा एंटायर के। ठीक है, तो इसीलिए इसे अच्छे तरह से कीजिए, सीरियसली कीजिए। कल देखेंगे हम इसके आगे का पार्ट, लेकिन तब तक और एक बार देखिए, 2 बार ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में अवेलेबल है। पहले बार अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स पढ़िए, फिर से एक बार और देखिए, ये आपको कंटिन्यू वहां पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ऑल द बेस्ट।